अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और फेडरल की बायोलॉजी के अंदर हम जो आज टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। अच्छा, अब मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये वो टॉपिक्स हैं जो मैं ऑलरेडी कवर करवा चुका हूँ सिंध की बुक से, बट इसके अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं जो हम बहुत तेज़ी से जो है वो कवर करते हैं फेडरल के अंदर। तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के अंदर हम टिश्यूज़ की बात करेंगे जैसे कि जाइलम और फ्लोएम है, उसके बाद वाटर की जो अपटेक है सॉइल से जाइलम तक उसकी बात करेंगे, फिर थोड़ी सी एसेंट ऑफ सैप की बात करेंगे एंड देन लास्ट में जो ट्रांसलोकेशन है उसकी बात करेंगे। पूरी की पूरी जो ट्रांसपोर्ट है प्लांट्स के अंदर वो इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर हम कवर कर लेंगे या एक दो पार्ट के अंदर कवर कर लेंगे। ना लेट्स टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्ट। दो टाइप की कनेक्टिव टिश्यू हमें पता है, एक को हम जाइलम कहते हैं और एक को हम फ्लोएम कहते हैं। ये सेल्स नहीं हैं, ये टिश्यूज़ हैं, इनके अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं वो पाए जाते हैं। इनको मिलाकर वैस्कुलर टिश्यू का नाम देते हैं। जाइलम का फंक्शन वाटर एंड मिनरल्स की कंडक्शन होता है, फ्लोएम का फंक्शन जो है वो ऑर्गेनिक फूड की कंडक्शन होता है। जाइलम की थोड़ी सी बात कर लें। ट्रांसपोर्ट के अलावा इनका काम सपोर्ट के अंदर भी होता है। जब आप सपोर्ट इन प्लांट्स की बात करते हैं तो आप उसके अंदर जाइलम की बात करते हैं, वेसल्स और ट्रैकिड्स की बात करते हैं क्योंकि ये सपोर्ट के अंदर भी काम आता है। तो जाइलम जो है उसके अंदर 4 तरह के सेल्स होते हैं जिसमें से 2 के नाम आपको ऑलरेडी पता है, ट्रैकिड्स होते हैं, इसके अलावा वेसल एलिमेंट्स होते हैं। वेसल एलिमेंट्स जो हैं ये तमाम मिलकर जो है ये वेसल बनाते हैं, यानी वेसल एक बड़ा पाइप है जिसके अंदर एक एक जो सेल है वो वेसल एलिमेंट कहलाता है। इसके अलावा पेरेन्काइमा होते हैं इसके अलावा फाइबर्स होते हैं जो कि अगेन सपोर्ट के काम आता है। ट्रैकिड्स की थोड़ी सी लंबी कर लेते हैं। ट्रैकिड्स सिंगल सेल्स होते हैं जो कि एलोंगेटेड होते हैं, टेपरिंग होते हैं, हम ऑलरेडी देख चुके हैं उनका स्ट्रक्चर। इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है। लिग्निफाइड इनकी वॉल्स होती हैं, हार्ड वॉल्स होती हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, बहुत एफिशिएंटली फंक्शन करते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात कि ट्रैकिड जो हैं वो मेनली पाए जाते हैं कॉनिफर्स के अंदर। कॉनिफर्स जो हैं वो एक्सक्लूसिवली ट्रैकिड्स के ऊपर रिलाई करते हैं। जो आपके जिम्नोस्पर्म्स हैं उनके अंदर अगर आप काट के देखेंगे तो आपको उसके अंदर वेसल्स नहीं मिलेंगे, जबकि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर दोनों पाए जाते हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो मेनली होते हैं वो वेसल्स होते हैं, जबकि कॉनिफर्स के अंदर जो मेनली होते हैं वो आपके ट्रैकिड्स होते हैं। एंजियोस्पर्म्स के अंदर ट्रैकिड्स पाए जाते हैं बट कम अमाउंट के अंदर होते हैं। वेसल्स जो है इसके अंदर ज़्यादा होते हैं। वेसल्स मोर इफेक्टिव है, इनका डायमीटर ज़्यादा होता है, चूँकि एंजियोस्पर्म्स जो है उनके अंदर हाई रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन होता है, तो उनकी वाटर की डिमांड ज़्यादा होती है, इसलिए उनके पास ये मोटे पाइप होता है। वेसल की अगर हम बात करें तो वेसल्स जो हैं वो एंजियोस्पर्म्स का कंडक्टिंग यूनिट होते हैं, लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत सारे सेल्स इनसे मिलकर बनते हैं। हर सेल को नाम देते हैं वेसल एलिमेंट। मैंने बताया था पहले भी, एक ग्लास है आपके पास जो ऊपर से खुला हुआ है, नीचे से बंद है, इसको नीचे से भी खोल दें और इस तरह के बहुत सारे ग्लास एक दूसरे के ऊपर रखते जाएँ तो ये एक ग्लास वेसल एलिमेंट है और जो पूरा पाइप बनेगा वो आपके पास वेसल कहलाता है। दरमियान में इनकी दीवारें नहीं होती, बीच में परफोरेशंस होती हैं जिसके थ्रू पानी जो है वो मूव करता है। वेसल्स जो हैं ये शॉर्टर होते हैं देन ट्रैकिड, शॉर्टर इन लेंथ, लेकिन डायमीटर के अंदर जो है ये ट्रैकिड्स के मुकाबले में ज़्यादा होता है ना। जाइलम पेरेन्काइमा की अगर हम बात करें, जो तीसरी टाइप के हमारे पास सेल्स हैं, तो पेरेन्काइमा जो है ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह के जाइलम में पाए जाते हैं। बताया कि प्राइमरी और सेकेंडरी 2 तरह का जाइलम होता है डिपेंडिंग ऑन द ग्रोथ। अच्छा, पेरेन्काइमा की फंक्शंस क्या होते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेकेंडरी जाइलम के अंदर। ये स्टोरेज, फूड स्टोरेज के तौर पे काम करते हैं। इसके अलावा क्रिस्टल्स जितने भी होते हैं एक्सेसिव उनकी डेपोजिशन, इसके अलावा रेडियल ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर, यानी ट्रांसपोर्ट ऊपर नीचे हो रही होती है ना जाइलम और फ्लोएम के अंदर, जो आजू बाजू जो होती है, इधर उधर जो ट्रांसपोर्ट होती है, साइड वे जो ट्रांसपोर्ट होती है वो इनके थ्रू होती है। इसके अलावा वाटर और गैस एक्सचेंज जो है वो इनका काम होता है। तो ये पेरेन्काइमा जो है ये जाइलम और फ्लोएम के उसके पेरेन्काइमा जो है ये जाइलम के जो सेल्स हैं, जो वेसल और ट्रैकिड्स हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं बाय मींस ऑफ फूड, बाय मींस ऑफ गैसेस। ये कोई डायग्राम दी हुई है, ये वेसल्स और ट्रैकिड्स को दिखाया हुआ है। ये ट्रैकिड्स हैं हमारे पास, इनकी अगर आप देखें तो ये टेपरिंग वॉल्स हैं, ठीक है। ये इनके अंदर साइड में पिट्स मौजूद हैं, तो पिट्स जो हैं वो ऊपर नीचे भी होते हैं और साइड वॉल जो होती है उनके अंदर भी पिट्स मौजूद होते हैं, इनके थ्रू पानी मूव करता है। ये हमारे पास वेसल्स हैं। इसके अंदर ये जो नज़र आ रहा है ये सर्कुलर सा स्ट्रक्चर, ये एक वेसल एलिमेंट है, ये दूसरा वेसल एलिमेंट है। ये एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं, इनके बीच में दीवारें नहीं होती बट परफोरेशंस होते हैं जिनके थ्रू पानी जो है वो मूव करता है। ये भी पिटेड होते हैं, इनमें भी होल्स मौजूद होते हैं जिनके थ्रू साइड वे पानी मूव कर सकता है। ये फाइबर्स हैं हमारे पास, ये जो बारीक बारीक नज़र आ रहे हैं ये फाइबर्स हैं। ये ओरिजिनेट होते हैं ट्रैकिड्स, यानी ट्रैकिड्स जो हैं वो आगे जाकर कन्वर्ट हो जाते हैं इन फाइबर्स के अंदर, और ये फाइबर्स जो हैं ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये शॉर्टर होते हैं और ट्रैकिड्स से नैरो होते हैं, इनकी ज़्यादा थिक वॉल्स होती हैं। इनका काम कंडक्शन वगैरह नहीं होता है, इनका काम सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। अच्छा, ये जो जाइलम थे ये डेड सेल्स थे, जबकि इनके मुकाबले में अगर आप फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम जो है ये आपके लिविंग सेल्स होते हैं। जो वेसल्स और ट्रैकिड्स थे वो डेड सेल्स थे, जबकि फ्लोएम लिविंग सेल्स होते हैं। इनका कोई मैकेनिकल फंक्शन नहीं है, सपोर्ट के काम नहीं आते, बल्कि इनका काम जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड है और उसके साथ जो भी अदर मटेरियल्स होते हैं। उसमें 4 तरह के सेल्स हैं, इनमें 5 तरह के सेल्स हैं। एक तो सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं, वो जो पाइप बनेगा सीव ट्यूब उसके अंदर जो एक एक सेल होता है वो सीव ट्यूब एलिमेंट कहलाता है।
इसके अलावा उनके साथ बारीक बारीक से सेल्स जिन्हें कंपेनियन सेल्स का नाम देते हैं। फिर अगेन पैरेन्काइमा आ जाएंगे, फिर फाइबर्स आ जाएंगे, एंड देन स्क्लेरिड। ये दोनों स्क्लेरेन्काइमा जो है डेड सेल्स की टाइप्स होते हैं जो कि इसके अंदर काम आता है। ना सीव ट्यूब जो है ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है। अभी ट्यूब की बात हो रही है, तो ट्यूब जो है वो सेल से बनी होती है जिन्हें आप सीव ट्यूब एलिमेंट का नाम देता है। इनका काम होता है ट्रांसलोकेशन ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स की। ऑर्गेनिक सॉल्यूट के अंदर जो मेन है वो सुक्रोज है, जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिलाकर बनाया जाता है। ये भी एंड टू एंड फ्यूजन से बनते हैं सेल्स के। उन सेल्स को हम सीव ट्यूब एलिमेंट का नाम देते हैं। तो एक सीव ट्यूब एलिमेंट दूसरे सीव ट्यूब एलिमेंट के साथ जब मिलता है तो उससे आपके पास एक पाइप बनता है जिसको आप सीव ट्यूब का नाम देते हैं। इनके दरमियान में प्लेट्स मौजूद होती हैं। ये जो आपको प्लेट नज़र आ रही है जिस तरह छन्नी होती है उस तरह की ये प्लेट्स होती हैं जिनके थ्रू जो है वो सोल्यूशन मूव करता है। अच्छा, इसके अलावा इनकी जो वॉल्स होती हैं वो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती हैं। इनको लिविंग क्यों कहते हैं? ऑल्दो इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता लेकिन इनके अंदर साइटोप्लाज्म जो है वो मौजूद होता है। पेरिफेरी में होता है यानी साइड्स में लगा हुआ होता है, बट अगेन साइटोप्लाज्म इनके अंदर मौजूद होता है। अच्छा, ऑल्दो ये लिविंग है लेकिन ये अपनी ज़रूरियात खुद पूरी नहीं कर सकते, इसीलिए इनके पास एक साथी होता है जिसको आप कंपेनियन सेल का नाम देते हैं। तो ये इस कंपेनियन सेल से अपनी एनर्जी वगैरह जो है उसके लिए डिपेंडेंट होती है कंपेनियन सेल्स के ऊपर। ये जो दो हैं ये मेन एलिमेंट्स होते हैं, एक सीव एलिमेंट और दूसरा कंपेनियन सेल। इनको मिलाकर हम फंक्शनल यूनिट कहते हैं, जो कि फ्लोएम के अंदर। और जब भी आप डिस्कशन करते हैं आप स्क्लेरेट की बात नहीं करते, आप फाइबर्स की बात नहीं करते, आप पैरेन्काइमा की बात नहीं करते, आप सीव ट्यूब एलिमेंट की बात करते हैं और कंपेनियन सेल्स की बात करते हैं। अच्छा, प्लाज्मोडेस्माटा इनके अंदर मौजूद होते हैं, जो कि वॉल टू वॉल जो है वो मौजूद होते हैं और वो इनलार्ज होकर होल्स बनाते हैं, और जिसकी वजह से ये जो वॉल है वो सीव लाइक नज़र आती है। तो जो आपको प्लेट नज़र आ रही है ये बेसिकली प्लाज्मोडेस्माटा है। ये जो प्लेट नज़र आ रही है इसके अंदर जो होल्स हैं बेसिकली प्लाज्मोडेस्माटा थे जो कि बड़े हो गए, लार्ज हो गए, उन्होंने पोर्स बना लिया। ना मूवमेंट की अगर हम बात करें तो प्लांट्स के अंदर जो रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस हैं उनमें से सारे सब्सटेंसेस जो हैं उसे सॉइल से मिलते हैं, सिवाय दो चीज़ों के, एक लाइट है और एक कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके अलावा बाकी सारे के सारे जो है वो रूट से मिलता है। अब ये किस तरह से ऊपर चढ़ते हैं तो इसके अंदर डिफरेंट प्रोसेस हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। एक प्रोसेस हमारे पास डिफ्यूजन है। हमें पता है डिफ्यूजन जो है वो चीज़ों की मूवमेंट होती है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। ये ट्रांसपोर्टेशन का बेसिस है, यानी काफ़ी सारी जगहों के ऊपर डिफ्यूजन जो है ये मेन प्रोसेस होता है। लेकिन चूँकि ये स्लो है तो ये इनफ नहीं होता। एक और तरह का ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस होता है जिसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। इसके अंदर डिफ्यूजन होता है वाटर का थ्रू द लिविंग मेम्ब्रेन्स। तो वाटर मूव करता है अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से, ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन की हम बात नहीं करते, वाटर मूव करता है अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से, इट्स हाई पोटेंशियल, यानी जहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं वहाँ से वाटर मूव करता है टू द लोअर पोटेंशियल जहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल कम होते हैं, और थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मैंने पहले भी बताया कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में फ़र्क करने के लिए आप दो शर्तें लगाते हैं, एक आप वाटर की बात करते हैं और दूसरा आप एक मेम्ब्रेन की बात करते हैं। जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल जितने भी मिनरल्स होते हैं वो डिज़ोल्व फॉर्म के अंदर मूव करते हैं। अच्छा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो जो मटेरियल की ट्रांसपोर्ट होती है वो सोल्यूशन की फॉर्म में होती है। ज़ाहिर है सोल्यूशन मूव कर रहा होता है, खाली वाटर मूव नहीं करता बल्कि सोल्यूशन मूव कर रहा होता है। तो फिर आप इसे एक और तरीके से डिफाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि जब सोल्यूशन की बात आती है तो आप कुछ टर्म्स इस्तेमाल करते हैं। एक हाइपोटोनिक है, एक हाइपरटोनिक है और एक आइसोटोनिक है। ठीक है, तो अगेन ऑस्मोसिस को एक और तरह से डिफाइन किया जा रहा है कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अब हाइपोटोनिक सोल्यूशन वो होता है जिसके अंदर वाटर ज़्यादा होता है, यानी एक डाइल्यूट सोल्यूशन। तो ऑब्वियसली वाटर वहाँ से मूव करेगा जहाँ वाटर ज़्यादा है, तो वो वाटर की मूवमेंट हमेशा हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ होती है। तो इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हैं ऑस्मोसिस को कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये मूवमेंट तब तक होती है जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। एक बार इक्विलिब्रियम आ जाए तो दोनों सॉल्यूशंस को हम कहते हैं कि दे आर आइसोटोनिक। तो यहाँ पर ये डिपिक्ट किया हुआ है। अच्छा, ये प्लाज्मोलाइसिस दिखाया हुआ है, मैं अभी बताता हूँ ये क्या होता है। तो दोनों सॉल्यूशंस जो हैं जब उनका इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तो उन्हें हम आइसोटोनिक का नाम देते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ और टर्म्स हैं, एक को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस और एक को हम कहते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस। बहुत आसान सी बात है। पहले ये समझ लें कि एक्स ऑस्मोसिस क्या है। वाटर का सेल से बाहर जाना ये एक्स ऑस्मोसिस है, और वाटर का वापसी सेल के अंदर आना ये एंड ऑस्मोसिस है। तो अगर आप, ये आपके पास एक सेल है, ठीक है, एक जीता जागता सेल है, इसको आपने एक ऐसे सॉल्यूशन के अंदर रखा जो है हाइपरटोनिक। आपको पता है जब भी हम ये वाली टर्म इस्तेमाल करते हैं हम दो सॉल्यूशंस को कंपेयर कर रहे होते हैं। तो अगर बाहर का सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है तो अंदर का सॉल्यूशन ऑलरेडी क्या हो गया, हाइपो। अब पानी कहाँ से कहाँ जाता है, पानी हाइपर से हाइपर जाता है, तो पानी अंदर से बाहर चला जाएगा। जब पानी अंदर से बाहर चला जाएगा तो साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं प्लाज्मोलाइसिस का। ये जो श्रिंकेज हो रही है साइटोप्लाज्म की, ये प्लाज्मोलाइसिस कहलाता है। ठीक है, ये यहाँ पर पूरी श्रिंकेज होगी साइटोप्लाज्म की।
अच्छा, अब इस सेल को अगर आप उठाकर रख दें किसके अंदर, एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर। अब अगर मैं कह रहा हूँ कि बाहर का सोल्यूशन हाइपो है तो अंदर का सोल्यूशन ऑलरेडी क्या हो गया, अंदर का सोल्यूशन ऑलरेडी हाइपर हो गया। तो वाटर की मूवमेंट हमेशा हाइपर से हाइपर होती है, तो वाटर अंदर जाना शुरू होगा तो सेल वापस से इस कंडीशन के अंदर आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड डीप्लाज्मोलाइसिस, दैट्स इट। ना अपडेट की अगर हम बात करें वाटर की बाय रूट्स एंड पाथवे, तो इसके अंदर कुछ डिफरेंट नहीं है, वही चीज़ें हैं जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ सिन बोर्ड के अंदर। तो हमारे पास जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं उनकी एक्सटेंशंस होती हैं जिनको हम रूट हेयर का नाम देते हैं। ये एपिडर्मल सेल है, ये एपिडर्मल सेल है, इसकी एक्सटेंशन निकली हुई रूट हेयर है। अब ये जो वॉल होती है ना, ये परमिएबल होती है, किसके लिए परमिएबल होती है, वाटर के लिए भी और मिनरल्स के लिए भी। ये फ्रीली परमिएबल होती है ये वॉल, इसके थ्रू वाटर और मिनरल्स जो है वो अंदर आ सकते हैं। जबकि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। अब पानी जो है वो, पानी और मिनरल्स जो है वो अंदर आते हैं इस रूट हेयर से, उसके बाद वो क्रॉस करते हैं इस कॉर्टेक्स के सेल्स को, सॉरी ये एपिडर्मिस है, उसके बाद ये कॉर्टेक्स के सेल्स हैं बहुत सारे, उसके बाद ये जो आपको लेयर नज़र आ रही है येलो कलर वाले सेल्स हैं, ये एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस के बाद ये एंटर होती है जाइलम के अंदर। तो ये पूरा पाथवे है जिसके थ्रू जो है वो वाटर मूव करके आता है सॉइल से जाइलम तक, और फिर जाइलम के अंदर आने के बाद ये ऊपर चढ़ता है। आपको पता है 3 तरह के पाथवे, बहुत आसान है, एपोप्लास्ट है, सिम्प्लास्ट है और वैक्यूलर पाथवे। भाई एपोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, ये जो सेल वॉल्स हैं, डिफरेंट सेल्स की जो वॉल्स हैं वो आपस में समझे कनेक्टेड है। तो पानी एक बार इस वॉल के अंदर एंटर होता है और फिर दीवार के अंदर से मूव करके जा रहा है। ये जो ये वाला पाथवे आपको नजर आ रहा है रेड वाला, दिस इज एपोप्लास्ट पाथवे, इसको एक्स्ट्रा सेलुलर रूट भी कहते हैं। ये पाथवे चलता रहता है, एक जगह पर आकर ये पाथवे रुकता है और वो है एंडोडर्मिस, क्योंकि एंडोडर्मिस के जो सेल्स हैं उनके अंदर लिपिड भरा हुआ होता है, वैक्स भरा हुआ होता है। इस केमिकल को हम सुबेरिन का नाम देते हैं और लिग्निन का नाम देते हैं, जिसकी वजह से एक स्ट्रिप बनती है, एक पूरी की पूरी लेयर बनती है जिसको कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं। अब यहाँ से चूँकि लिपिड और पानी की बनती नहीं है, यहाँ से जो एपोप्लास्ट पाथवे है वो नहीं चल सकता। तो पानी आप देखें अभी तक वॉल टू वॉल मूव कर रहा था, उसके बाद उसको सेल के अंदर आना पड़ा। तो एपोप्लास्ट पाथवे इफेक्टिव होता है कहाँ से कहाँ तक, सॉइल से लेकर एंडोडर्मिस तक, उसके बाद एपोप्लास्ट पाथवे इफेक्टिव नहीं होता। सिम्प्लास्ट पाथवे जो होता है वो सेल के अंदर से होता है। अब सेल टू सेल आपको पता है प्लांट सेल के अंदर एक जगह होती है जहाँ पे सेल वॉल नहीं होती और वो कहलाता है प्लाज्मोडेस्मेटा। तो प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू जो मूवमेंट हो रही है वो आपका सिम्प्लास्ट है। तो यहाँ से पानी अंदर गया, दिस इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर पाथवे। सेल के साइटोप्लाज्म में आने के बाद अब ये मूव कर रहा है इस प्लाज्मोडेस्मेटा से, फिर इस प्लाज्मोडेस्मेटा से, तो खाली प्लाज्मोडेस्मेटा से मूव करता हुआ पानी जा रहा है। अच्छा, इस पाथवे को रोकने वाला कुछ नहीं होता क्योंकि ये सेल के अंदर से जा रहा है, तो ये सिम्प्लास्ट पाथवे होता है। और तीसरा पाथवे जो है वो वैक्यूलर पाथवे होता है। वैक्यूलर पाथवे सिंपल है, प्लांट के सेल के वैक्यूल के अंदर अगर पानी जा रहा है फिर उससे दूसरे वैक्यूल के अंदर पानी जा रहा है, ये दोनों तरह से जाता है, ये एपोप्लास्ट से भी जाता है, ये सिम्प्लास्ट से भी जाता है, तो ये वैक्यूलर पाथवे कहलाता है। यहाँ पे डिपिक्ट किया हुआ है, ये जो वॉल के थ्रू जा रहा है ये वॉल टू वॉल जा रहा है, दिस इज एपोप्लास्ट। ये प्लाज्मोडेस्मेटा इसके थ्रू जो जा रहा है ये सिम्प्लास्ट, और ये वैक्यूल है, वैक्यूल से वैक्यूल के अंदर जो जा रहा है दिस इज कॉल्ड वैक्यूलर पाथवे। यही डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दी हुई है, बस आपने याद रखना है कि एपोप्लास्टिक पाथवे जहाँ पर रुकता है वो है एंडोडर्मिस, उसके अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप है जिसके अंदर सुबेरिन और लिग्निन जो है वो डिपॉजिट हुए हुए हैं जो इसको जाने नहीं देता है। तो जो पानी है उसको अंदर आना पड़ेगा, सेल सरफेस से साइटोप्लाज्म में आना पड़ेगा और साइटोप्लाज्म के थ्रू क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये पूछा जाता है कि जो एंडोडर्मिस है उसको क्रॉस करने वाला कौन सा पाथवे है, कौन सा पाथवे यहाँ पे रुक जाता है, तो एपोप्लास्ट पाथवे यहाँ पे काम नहीं करता। अच्छा, ये प्रोसेस है जिसके थ्रू एंडोडर्मिस जो है वो रेगुलेट करती है जो मूवमेंट है सॉल्यूट की। अगर ये पाथवे ना हो, ये पाथवे रुके नहीं, तो बहुत ज़्यादा वाटर और मिनरल्स जो है वो एंटर होने लगेंगे जाइलम के अंदर। तो ये रेगुलेशन है, समझिए एक बॉर्डर है जो चेक करता है कि कितना वाटर और मिनरल्स जो है वो आगे जाना है। सिम्प्लास्ट पाथवे आपके प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू होता है, सेल के सोल्यूशन के अंदर आने के बाद जो सारे साइटोप्लाज्म एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा के जरिए, तो इसके जरिए जो पानी जा रहा है वो सिम्प्लास्ट पाथवे है। ठीक है भाई, तो हाँ, एक मेम्ब्रेन होती है जो कि क्रॉस करनी होती है। जो सेल है सिम्प्लास्ट पाथवे के अंदर एक मेम्ब्रेन है जो क्रॉस करनी होती है। एक बार जो सेल जो वाटर और मिनरल्स हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर आ गए, तो उसके बाद वो सिम्प्लास्ट पाथवे के जरिए जो है वो विदाउट हैविंग टू क्रॉस फर्दर मेम्ब्रेन, क्योंकि साइटोप्लाज्म जो है वो सबका सब आपस में कनेक्टेड है। तीसरा वैक्यूलर पाथवे है। वैक्यूलर पाथवे के अंदर जो वैक्यूल टू वैक्यूल जो है पानी वो मूव कर रहा है। तो अगर आप देखें सिम्प्लास्ट और वैक्यूलर पाथवे थोड़े से डिफरेंट हैं। सिम्प्लास्ट पाथवे के अंदर जो मूवमेंट हो रही है वो साइटोप्लाज्म के ग्रीन वाले पोर्शन से हो रही है, जबकि वैक्यूलर पाथवे के अंदर पानी वैक्यूल के अंदर एंटर हो रहा है। और वैक्यूल की अपनी मेम्ब्रेन होती है जो अगेन रेगुलेट करती है। उस वैक्यूल की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट का नाम देते हैं। तो टोनोप्लास्ट की इन्वॉल्वमेंट जब हो जाएगी
तो हम इसे नाम देंगे वैक्यूलर पाथवे। अगर टोनोप्लास्ट की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही, बाजू से जा रहा है, साइटोप्लाज्म से जा रहा है, तो वो सिम्प्लास्ट पाथवे है।